नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में। राजस्थान की राजनीति में शायद अब बहुत से उथल-पुथल हमें देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भारत आदिवासी पार्टी से करीब 309 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करवाया, तो कहीं न कहीं जिस चीज़ की खुशी कांग्रेस को मनानी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं अब एक तरीके से द्वंद में बदल गई है। हम देख रहे हैं जिस हिसाब के बयान आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी लगातार कांग्रेस के 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं। जहाँ एक ओर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने सबसे पहले अशोक गहलोत से उन कार्यकर्ताओं को मिलवाया। वो कार्यक्रम बहुत सामान्य नहीं था। उसमें दिनेश कोडनिया भी मौजूद थे, जिन पर पेपर लीक से जुड़े आरोप लगे थे। बता दें, उस प्रोग्राम में एक घटना और हुई जब अशोक गहलोत के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के नारे लगाए गए। जी हाँ, चौथी बार गहलोत सरकार, इस हिसाब के नारे उस सभा में लगाए गए। उसके बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय गोविंद सिंह डोटासरा से मिलते हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी राजस्थान में कांग्रेस के। वहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी गहमा-गहमी वाला हो जाता है। हम देखते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा के साथ खड़े होकर प्रेस वार्ता कर रहे थे, तब गोविंद सिंह डोटासरा ने काफ़ी सारी चीज़ें कही, जो शायद बताती है कि पार्टी लाइन के अंदर अब कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा अशोक गहलोत की बात करते हुए कि अशोक गहलोत ने थोड़े ही लेकर आए हैं इन्हें तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय लेकर आए हैं। उसके बाद एक मोमेंट ऐसा भी आया जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय कुछ माइक पे कहना चाह रहे थे, उनके हाथ से माइक ले लिया गया और कुछ उपदेश दिया गया। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी घटनाक्रम निकल कर आए जिसके अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने अशोक गहलोत से लेके सचिन पायलट तक और उसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय पे भी बहुत ही संगीन तरीके से बोलते हुए कहा कि ये भी पार्टी छोड़कर गए थे, वापिस आए हैं, इनको पता लग जाएगा कि कांग्रेस क्या चीज़ है, कांग्रेस के बिना ये लोग नहीं जीत सकते। और उन्होंने ये उस घटना का भी ज़िक्र किया, जब राहुल गांधी कोटा में आए थे और उन्होंने किस तरीके से टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ करी थी और उससे पहले भी जब पुष्कर में समिट हुई थी तब भी तारीफ की गई थी इन दोनों की। इन दोनों द्वारा किए जा रहा मैनेजमेंट तो ये बताता है कि गोविंद सिंह डोटासरा कहीं न कहीं अब अपना काम गिना रहे हैं और अपने जिन्हें वो अपना सबसे सच्चा साथी कहते हैं कांग्रेस में टीकाराम जूली, उन दोनों ये दोनों मिलकर अब कहीं न कहीं पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और कही कि पार्टी सर्वोपरि होनी चाहिए, कोई नेता अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ना करे। तो ये तो बात हुई गोविंद सिंह डोटासरा की और अशोक गहलोत की जो बातचीत चल रही थी या फिर ये कहें कि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही थी कांग्रेस के अंदर उसकी। अब बात करें उसके आगे की घटनाक्रम की, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अशोक गहलोत 3 दिवसीय जोधपुर दौरे पर चले गए हैं और वहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से अशोक गहलोत उसकी सरकार में हुई स्कीम्स को प्रसार और प्रचार करेंगे, साथ ही साथ जो उनका क्षेत्र है, जो उनकी विधानसभा है सरदारपुरा से वो आते हैं, विधायक हैं और जिस हिसाब से चीज़ें जोधपुर की राजनीति में चल रही हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ अब सुधार की ज़रूरत मुझे लग रहा है अशोक गहलोत को दिख रही है और अशोक गहलोत का एक्टिव हो जाना ये बताता है कि राजस्थान की राजनीति में 2028 विधानसभा चुनाव की सुपोकाहट तेज है। साथ ही साथ चीज़ अब इस हिसाब से चलेगी कि अब कहीं न कहीं अशोक गहलोत भी चीज़ों को सँभालते कांग्रेस के अंदर दिखाई देंगे और खुद के कद को भी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अब हम जोधपुर से जैसलमेर की तरफ आते हैं, वहाँ पर विधायक भाटी जैसलमेर में एबीवीपी के साथ खड़े हैं। तो लगातार सोशल मीडिया पर एक सेक्शन ये है जो कह रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी छात्र नेता थे और छात्र नेता से निकलकर आज वो एमएलए हैं, पर वो अभी भी छात्रों का दर्द समझते हैं। वहीं एक और सेक्शन ये कह रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी का जो प्रेम है एबीवीपी के लिए क्या ये वापस उनके घर वापसी की बात करता है। मैं बात कर रहा हूँ जब वो बीजेपी में थे, उन्हें शायद टिकट नहीं मिला था और उन्हें बीजेपी को छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। पर अब रविंद्र सिंह भाटी कहीं न कहीं वापिस से बीजेपी में जाएँगे ऐसी सुटपुकाहट तेज है। क्योंकि जब जंतर-मंतर पर सीजेबी प्रोटेस्ट में शामिल होने से पहले रविंद्र सिंह भाटी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा से मिलते हैं और तब से ही ये सुटपुकाहट तेज हो जाती है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी वापिस से भाजपा जॉइन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि रविंद्र सिंह भाटी की भाजपा जॉइन करने से भाजपा को क्या फ़ायदा होगा और रविंद्र सिंह भाटी को क्या फ़ायदा होगा। अगर हम बात करें भाजपा की तो क्षेत्र में एक और ऐसा युवा चेहरा जो कहीं न कहीं युवाओं के साथ कनेक्ट फ़ील करता है क्योंकि जेन ज़ी आंदोलन के बाद कहीं न कहीं ऐसा एक सेंटीमेंट है जो भाजपा के लिए अगेंस्ट जाता है युवाओं के, उसे सुधारने की शायद भाजपा कोशिश करेगी। और वही बात करें हम रविंद्र सिंह भाटी की, तो रविंद्र सिंह भाटी भी अगर किसी पार्टी के साथ जुड़कर काम करते हैं, तो उनका आने वाला राजनीतिक भविष्य कहीं न कहीं और ज़्यादा
ठीक होगा, ऐसी बातें लगातार निकल कर आ रही है राजनीतिक विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी अगर किसी पार्टी के साथ जाते हैं, तो आने वाला समय रविंद्र सिंह भाटी के लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा पद लेकर राजस्थान में भी रहें। हालाँकि निर्दलीय विधायक होने के नाते शायद एक नेता को उतना सब कुछ नहीं मिल पाता अगर वो किसी पार्टी के साथ होता है या फिर किसी सरकार में सहयोगी होता है तो। पर अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि रविंद्र सिंह भाटी किस हिसाब से काम करते हैं और चीज़ें उनके पक्ष में जाती हैं। अब बात करें जैसलमेर से नागौर की, तो वहाँ पे भी अभी राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई ज्योति मिर्धा की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। बता दें कि बेनीवाल पर इस तरीके के आरोप ज्योति मिर्धा ने लगाए हैं कि वह बंद कमरे में पैर पकड़ते हैं और एक तरीके से वो गिद्ध हैं, इस तरह की बातें ज्योति मिर्धा द्वारा हनुमान बेनीवाल पर कही गई। ये बताता है कि नागौर की राजनीति भी अब कहीं न कहीं अपने तूफान पर है, क्योंकि ज्योति मिर्धा का कांग्रेस छोड़ भाजपा में आना और हार का सामना करना, उसके बाद हनुमान बेनीवाल उस क्षेत्र में अपनी पकड़ इस तरीके से बना रहे हैं। हालाँकि ब उप विधानसभा चुनाव में वो सीट नहीं जीत पाए थे खिवसर, पर नागौर में एक अच्छा होल्ड अब हमें देखने को मिल रहा है हनुमान बेनीवाल का। साथ ही उन हर जगहों पर हनुमान बेनीवाल जा रहे हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं राजनीतिक संभावना आरएलपी के लिए है और साथ ही साथ उन सीटों पर भी जहाँ पर आरएलपी को फ़ायदा हो सकता है, लगातार चुनावी रणनीति अब हनुमान बेनीवाल ने भी शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि हनुमान बेनीवाल जिस हिसाब से खुद की राजनीति कर रहे हैं, तो हनुमान बेनीवाल कहीं न कहीं जो तीसरा फ्रंट है आरएलपी के माध्यम से, वो खड़ा करने में शायद कामयाब भी रहें और हालाँकि हम ये दावा नहीं कर सकते कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, पर जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, तो ये बताता है कि हनुमान बेनीवाल कहीं न कहीं ठीक-ठाक सीटें लाकर राजस्थान में तीसरा फ्रंट तो खड़ा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो हाल ही में उनसे जुड़ी एक और खबर निकल कर आई जब बैराना धाम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बैराना धाम में जो जगह रिको इंडस्ट्रियल एरिया को दी गई थी, अब वो वहाँ पर रिको इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनेगा, जिसको लेकर बैराना धाम के संत धरने पर थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल भी वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद जो सारा मामला है वो इस हिसाब से बिगड़ा कि बैराना धाम कहीं साइडलाइन हो गया, हनुमान बेनीवाल ज़्यादा सुर्खियों में आए क्योंकि हनुमान बेनीवाल का वो एक बयान जो उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पे दिया था, वो सोशल मीडिया पे इस तरीके से तैरा, जो कहीं न कहीं वहाँ से राजस्थान की राजनीति थोड़ी हमें गरमाती हुई दिखाई दी। हमने देखा किस हिसाब से आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा द्वारा आरोप लगाया गया, जिस हिसाब से हिंसक चीज़ें आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने की। कुचामन में एक प्रोग्राम के दौरान जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मदन राठौड़, उन पे भी कोई हमले की खबरें निकल कर आई, काले झंडे उनकी गाड़ी को दिखाए गए, उसके बाद एक्शन भी लिया जाता है और सारी तमाम राजनीति उस हिसाब से होती है कि बैराना धाम का जो मामला है, वो कहीं न कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है। बताया जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल अब उस मुद्दे से हटकर कहीं न कहीं आगे राजनीतिक कदम ले चुके हैं और जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया वाला मामला था, जो बैराना नाम की ज़मीन जिस पे बनाया जा रहा था, जिसको लेकर हनुमान बेनीवाल वहाँ रैली करने वाले थे, विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, वो मामला कहीं ठंडे बस्ते में चला गया पर सरकार ने सुध लेते हुए ये फैसला लिया और ये पहले ही सरकार ने आश्वासन दे दिया था और बैराना धाम के संतों द्वारा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनकी तारीफ में ये भी कहा गया था कि भजनलाल शर्मा जी ने बात सुनी है और ये जो फैसला है वापस लेने के लिए सरकार तैयार है। पर अब बात वही है, राजनीति में क्रेडिट की लड़ाई होती है। हनुमान बेनीवाल के समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं कि ये हनुमान बेनीवाल की जीत है। ये किसकी जीत है, किसकी हार है, ये तो समय बताएगा। सबसे बड़ी बात संतों की बात सुनी गई, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, जनता की आवाज़ महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात जनता जो कहती है वो सर्वोपरि होता है। इससे कोई परहेज़ नहीं है कि नेता उनकी बात माने, सरकारें उनकी बात माने, सामने झुकना ना झुकना एक अलग बात होती है, किस हिसाब से जनता चीज़ें मैनेज करती है और राजनीति में राजनीति का जो कोर है, वो ये है कि जनता के लिए, जनता के सुधार के लिए, जनता के विकास के लिए राजनीति की जानी चाहिए। खैर आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? कौन-सी खबर आपको लगी सबसे ख़ास हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।